पर हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे। एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल का मतलब होता है सॉरी एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग एटॉमिक मॉडल कहते हैं। कई सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल ये सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है जिसमें दो बातें इंपॉर्टेंट थी। पहला, एटम इज स्मॉलेस्ट and indivisible part of matter। तो एटम को लेकर के दो बातें कही गई, स्मॉलेस्ट, इंडिविजिबल। दूसरी बात ये कही गई कि एटम इज न्यूट्रल। सो ये डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बाद, इट वाज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। तो देयर आर मेनी नेम, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये जो थॉमसन साहब हैं, जे थॉमसन, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। सो ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। एटम न्यूट्रल है, ये बात सभी को पता थी। डाल्टन ने कहा था कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम एटम कहते हैं एंड इट इज इंडिविजिबल। ऐसा उन्होंने प्रपोज किया था कि ये जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है, आप किसी मैटर को ब्रेक करते चले जाओ, ब्रेक करते चले जाओ, ब्रेक करते चले जाओ, एंड फाइनली यू विल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसी को एटम कह दिया गया था। ओके तो जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो डेफिनेटली उनके मॉडल में ही हैज टू प्लेस इलेक्ट्रॉन समवेयर। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में जो बातें आई, वाटरमेलन मॉडल नाम से ही समझ आ रहा है बच्चे, इसमें ये कहा गया दिस इज द होल सिचुएशन। ये जो आप देख रहे हैं जो पल्प है, सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज। जो आप देख रहे हैं पल्प, सो पल्प इज पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में जो सीड्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स। सो सीड्स वो इलेक्ट्रॉन हो गए। सो दिस वाज योर थॉमसन एटॉमिक मॉडल। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के वॉल्यूम में। जैसे पल्प होता है, वाटरमेलन होता है बच्चे, हम सब ने खाया, तो उसका जो पल्प होता है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और सीड्स इधर उधर उसमें एम्बेडेड होते हैं। तो पल्प पॉजिटिव चार्ज हो गया और सीड्स आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एटम को न्यूट्रल होना था। सो दिस वाज पिक्चर क्रिएटेड बाय थॉमसन। तो ही सेड एटम बिल्कुल वैसे ही है जैसे वाटरमेलन, प्लम पुडिंग मॉडल। आप देख रहे हैं यहाँ पे पल्प जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है और सीड्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑसिलेटिंग, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑसिलेटिंग
about their mean position, oscillating about their mean position. ओके, अब अपने को पता है बच्चे एक बात बहुत ही फंडामेंटल, जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो इट विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. फंडामेंटल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं. तो यहां पर इससे ये समझ में आया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम will consist of one spectral line. So that was the drawback. आप इसको कह सकते हैं drawback of Thomson atomic model. कि atomic spectrum will consist of one spectral line, but we know atomic spectrum has many spectral lines. बिल्कुल आराम से बच्चे, बहुत सिंपल है, जस्ट फ्लो विद मी. बार बार मैं यही कह रहा हूं और लगभग सब कुछ आ जाएगा. एंड रिमेंबर, नीड 32 years एंड एम्स 26 years. एक एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होना चाहिए. सो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल. तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, जो पल्प है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, सीड्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. राइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल कंसिस्ट ऑफ वन स्पेक्ट्रल लाइन, जबकि हमको आपको पता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में देयर आर मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस. ओके, इसके बाद फिर कहते हैं वी हैड द वेरी फेमस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. इसको हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अब ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इट वाज बेसिकली कंक्लूजन्स फ्रॉम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. क्या किया गया इस मॉडल में, थिन गोल्ड फॉइल ली गई. सो वी टुक and it was bombarded with alpha particles. So this was your simple experiment. So this is your thin gold foil, alpha particles. So this was source of alpha particle, of course radioactive substance emitting alpha particle. थिन गोल्ड फॉइल. थिन क्यों लिया गया बच्चे, जिससे कि मल्टीपल कोलिजन्स अवॉइड हो. सो दिस इज थिन गोल्ड फॉइल. एंड व्हाट वाज फाउंड कि कुछ अल्फा पार्टिकल आपके स्ट्रेट निकल गए, इनफैक्ट नॉट कुछ, मोस्ट ऑफ देम. कुछ आपके डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ वापस चले गए. सो दिस वाज योर एक्सपेरिमेंट. और कुछ अल्फा पार्टिकल वापस चले गए. सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट. इट इज सिंपल. इसको अपन अगर शो करना चाहे तो इट इज समथिंग लाइक दिस. नाउ वी हैव एन एटम एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड देयर रिवॉल्विंग अराउंड इट. सो दिस इज योर एटम. अब आप इस पे स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड. some alpha particles and ये रहा, this is the scheme. इसी बात को मैंने डिटेल में यहां पे शो कर दिया है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में
ये पाया गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये निकला, एटम इज एम्प्टी, एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड। ओके, दूसरा ये पाया गया, इन एवरी 10,000 अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड, एक अल्फा पार्टिकल वापस आया। अब अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है, वापस आने का मतलब ये हुआ कि सेंटर में देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज। सो आउट ऑफ एवरी 10,000 alpha particles bombarded, one returned back। ये रहा। इससे ये कंक्लूजन निकला कि देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इंप्लाइज देयर मस्ट be a positive charge at the center, जिसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस वर्ड कहा। So most of the alpha particle went undeflected, few suffered small deflection। इससे कंक्लूजन ये निकला, एटम इज एम्प्टी। आउट ऑफ एवरी 10,000 अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड, एक पार्टिकल वापस आया, रिटर्न बैक। इससे कंक्लूजन ये निकला, देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर, और इसको कहते हैं रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का। ओके, सो दैट वाज द, एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम is concentrated in nucleus। So this was another conclusion, most of the mass of atom is concentrated in nucleus, and size of nucleus is very small compared to size of atom। So most of the mass of atom is concentrated in nucleus, and size of nucleus is very small compared to size of atom। तो ये सारे conclusions कहाँ से थे बच्चे? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। And finally it was said, he said, electrons revolve around nucleus, So these are the points from Rutherford alpha scattering experiment। अब आप देखो, रदरफोर्ड ने ऐसा सोचा, व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर, और ये थॉमसन साहब ने पहले ही बता दिया था, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, तो ही हैज आल्सो टू प्लेस इलेक्ट्रॉन, उसको भी इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं जगह देनी थी। अब हम सब जानते हैं अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, सो अगर आप इस पूरे यूनिवर्स को देखें, सो दिस इज अ वेरी कॉमन पिक्चर। नाउ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब द पॉसिबिलिटी इज द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिवॉल्विंग अराउंड इट। सो दैट इज व्हाट ही प्रपोज। तो उसने यही बात कह दी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ऑसिलेट नहीं कर रहे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑसिलेट कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। न्यूक्लियस सारा का सारा, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। Size of nucleus is very small compared to, and nucleus is at the center, that is a small part which has positive
चार्ज। ये बात कहां से समझ में आई थी? क्योंकि आउट ऑफ एवरी 10,000 अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड, एक पार्टिकल रिटर्न आया। अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब सेंटर पे देयर मस्ट बी अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल and its mass must be almost the whole mass of atom. So this was the whole point. Now there is a drawback. एटम की बात आए तो बच्चे साइज का जो ऑर्डर है, दैट इज ऑर्डर ऑफ साइज, ये अपने को ध्यान रखना है, इज 10 to the power -10 मीटर एंगस्ट्रॉम. So this is the ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम, 10 to the power -10. उसके बाद अभी अपन बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की, सो दैट इज स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. अभी अपन बात कर रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स की. सो इन शॉर्ट एटम्स, तो एटॉमिक फिजिक्स यानी स्टडी ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स. सो वी स्टार्टेड विद एटॉमिक मॉडल. एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको अपन एटॉमिक मॉडल कहते हैं. डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, smallest indivisible neutral, then Thomson atomic model. So Thomson is well known for discovery of electron. इनके मॉडल को अपन वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. सीड्स दे आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इट इज लाइक पल्प, जो कि पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस इज द ड्रॉबैक कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल प्रेडिक्टेड वन स्पेक्ट्रल लाइन, जबकि प्रैक्टिकली अपने को पता है एटम्स के जो स्पेक्ट्रा होते हैं उनमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं. देन वी हैव रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल व्हिच वाज बेसिकली बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. एंड ये अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड किया गया. एंड देयर वर मैनी कंक्लूजन्स. द कंक्लूजन इनफैक्ट सिचुएशन बोर्ड पे आपके सामने ड्रॉ की गई है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड. कुछ पार्टिकल्स सफर्ड स्मॉल डिफ्लेक्शन एंड आउट ऑफ एवरी 10,000 अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड एक अल्फा पार्टिकल वापस आया. तो इसको कंक्लूड किया गया और इसके जो कंक्लूजन पॉइंट थे वही इस मॉडल के पॉइंट बन गए. एक यहाँ पे ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चे, दिस ग्राफ इज बिटवीन थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered corresponding to theta. तो आप देखेंगे जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ेगा तो आप देखेंगे ये ग्राफ ऐसे आता है. तो ये आप ध्यान रखें, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ेगी. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थीटा इंक्रीज होने पर एन विल बी डिक्रीजिंग. और अपने को वैसे ही पता है अगर थीटा स्मॉल है तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट undeflected. Few suffered small deflection, and out of every 10,000 alpha particle bombarded, one got reflected back. Okay, so theta is here angle of scattering, n is number of alpha particle bombarded. Right students, अब इसमें दो चीजें अपने को देखनी है. So एक तो जो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, और वी कैन से फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. Okay, so failure of Rutherford atomic model. So we have a nucleus and we have an electron revolving around it. So this is the picture coming out from Rutherford atomic model. अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये कहती है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल रेडिएट एनर्जी.
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इन सर्कुलर मोशन, सो इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। हम सबको पता है सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। हेंस electron will radiate energy and finally spiraling into nucleus। ऐसा होना चाहिए। दिस इज as per इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा एंड फाइनली इट विल स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस। यानी सारी तस्वीर कुछ ऐसे हुई, ये एनर्जी लूज करते हुए फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड इट विल बी रेडिएटिंग एनर्जी लाइक दिस। सो दिस इज द सिचुएशन। So this was the failure. Rutherford could not explain this thing. Electrodynamics के हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट होता है इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, एंड सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी इज चेंजिंग। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते हुए फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। सो दिस वाज द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, नाउ देयर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप ध्यान दें बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है आपसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। दैट इज फाइंडिंग closest distance of approach। Finding closest distance of approach। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज कितना होगा Q, दैट इज प्लस ZE, और आपने ये अल्फा पार्टिकल यहां से बम्बार्ड कर दिया। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है इट इज प्लस 2E। अल्फा पार्टिकल बोले तो 2E, सॉरी, दैट इज ट्वाइस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इट इज बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, और अपन कहते हैं डबली आयनाइज्ड। अल्फा पार्टिकल का मतलब हो गया He++। हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रिप कर दो तो जो बचेगा उसे हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो एक अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया गया तो ऑब्वियसली इनके बीच में रिपल्शन है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और जिस वक्त क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा उस वक्त इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और बच्चे पूछा भी गया है। ये रहा, अल्फा पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी v दे दी, v0 ऐसा कह देते हैं। अल्फा पार्टिकल को मैंने लार्ज डिस्टेंस से फेंका, लार्ज डिस्टेंस से, तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे पास जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी और यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपसे यही पूछा गया है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तब आपको ध्यान ये देना है कि जिस वक्त क्लोजेस्ट होगा उस वक्त वेलोसिटी 0 होगी, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 होगी। नाउ लेट अस अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियल बोले तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने इसको लार्ज डिस्टेंस से फेंका है तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। सो हाफ
एम वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्यों? क्योंकि आपने लार्ज डिस्टेंसेस को फेंका है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो आप देख रहे हैं बच्चे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अपने को पता है के Q1 Q2 अपॉन आर। तो जब इनफाइनाइट सेपरेशन होगा, लार्ज डिस्टेंस अपन ने फेंका है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब आप देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के, चार्ज कितना है अल्फा पार्टिकल पे 2e, और इधर न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है Ze अपॉन आर मिनिमम, ये रहा आर मिनिमम। कंफ्यूजन नहीं हो बच्चे, ये जो Z है उसमें मैंने बीच में पेट फाड़ दिया, आप देख रहे हैं, तो ये 2 और Z में कंफ्यूजन नहीं हो। तो आप देखो यहां से मुझे आर मिनिमम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन में हो सकता है आपको वेलोसिटी दी हो सकता है आपको इसकी एनर्जी दी हुई हो, तो आप अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लेंगे एंड दिस गिव्स अस आर मिनिमम। आर मिनिमम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k Z E स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv नॉट स्क्वायर। ये रहा, जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे अल्फा पार्टिकल को, ये उतना ही पास जाएगा। सो दिस इज हाउ इट डिपेंड्स। तो इस पे बेस्ड, इस सिचुएशन पर आपसे कुछ पूछा जा सकता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, राइट स्टूडेंट्स। सो वी हैव कवर्ड the model, that is ancient model, and then finally we come to जो अपने syllabus का major part है, it is Bohr's atomic model, which was one of the most successful atomic model। ये जितने भी मॉडल अपन ने डिस्कस की, they explained some or other points, कुछ बातें एक्सप्लेन की, कुछ बातें नहीं एक्सप्लेन कर पाए, like this failure of Rutherford atomic model। आपने देखा Rutherford atomic model इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाया जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आ रही थी। ओके, देन वी हैव द सक्सेसफुल मॉडल, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल, राइट स्टूडेंट। सो वी शिफ्ट टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके बोर्स एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। बाकी ये जो अपन ने डाल्टन एटॉमिक मॉडल या थॉमसन एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चंस बहुत कम कभी कभार पूछे जाते हैं। अभी ये जो मैंने लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सॉरी बोर्स एटॉमिक मॉडल, दैट इज आवर सिलेबस मेनली। अब ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था, इट वाज बेस्ड ऑन मेनी पॉइंट्स एंड बोर्स आपको पता था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड व्हाट ही कुड नॉट एक्सप्लेन। तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है बच्चे, सो वी टॉक अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल में कई सारी नई बातें आई और वो अजीबोगरीब भी थी एंड इट वाज अ वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंज। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है बोर्स एटॉमिक मॉडल में, जिसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट, लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट बहुत सिंपल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in circular orbit and necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. This is the point between electron and nucleus. ये अपन ने ले लिया. So we have a nucleus, we have an
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग विद v एट अ सेपरेशन r. सो फोर्स लिखेंगे यहाँ पे k जेड ई, चार्ज ऑन न्यूक्लियस E ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. सो दिस इज वन इक्वेशन. लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, सिंपल मैकेनिक्स. जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर. तो क्या कह रहा है लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड nucleus in circular orbit and necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. Simple mechanics. Okay, then we have the second point which is very interesting. Law of stationary orbit. Law of stationary orbit. This was the striking concept. बोर ने कहा ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिसका उसने नाम रखा स्टेशनरी ऑर्बिट. जब इलेक्ट्रॉन उनमें रिवॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लॉ फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए उसने क्या नाम दे दिया? लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट. बोर से पूछा गया ऐसा क्यों, तो ही सेड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. एनीवे ही वाज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट. सो लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, electrons while revolving do not obey law of electrodynamics. Do not obey law of electrodynamics यानी रेडिएट नहीं करते हैं, और इसका उसने एक नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट. रीजन पूछा गया एक्सप्लेन करो, तो he said no I don't know. So this was one of the proposal. उसके मॉडल में law of stationary orbit, electrons while revolving do not obey law of electrodynamics. Then we have law of quantization of angular momentum, and mvr is equal to nh upon 2 pi. इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है. क्वांटाइज का मतलब वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है. क्या हो सकती है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. ये आप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. कई बार बच्चे अपन h बार यूज करते हैं, सो दिस h बार इज h ओवर 2 पाई. तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई. पहली इक्वेशन ये रही लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. ये रहा बच्चे mvr, एंगुलर मोमेंटम. इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है. mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. ओके, ये बात कहते हैं बोर ने अपने मॉडल में कही. लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और उन ऑर्बिट्स का नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट. ओके, बोर ने फिर प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट कब करते हैं. सो ही मेड अ प्रपोजल. सो दैट इज योर फोर्थ पॉइंट इन हिज लॉ, एंड दैट इज लॉ ऑफ एमिशन. Law of emission of radiation. Law of emission of radiation. तो बोर ने कहा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तब वो एनर्जी रेडिएट करते हैं. जब रिवॉल्व करते हैं तब नहीं. कब करते हैं? जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट करते हैं. से दिस इज E2 एंड दिस इज E1. इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांजिट कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल में, देन इट विल रेडिएट. तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो E2 माइनस E1 है, जो एनर्जी डिफरेंस है, रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन HF hc by lambda. So this is your law of emission of radiation. And finally the last point on Bohr model, जिस पे ये पूरा मॉडल बेस्ड था, one of the very successful model, and this is fifth law of absorption.
लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके इट मूव्स टू हायर एनर्जी लेवल, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा इट विल रेडिएट एनर्जी। सो इट इज लाइक दिस, ये E2 है एंड दिस इज E1, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक फोटोन आया। फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, इसका डिफरेंस, दैट इज फोटोन के पास एनर्जी है E2 माइनस E1। तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इट विल मूव टू द हायर ऑर्बिट। सो अगेन, सो दिस इज योर लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वन ऑफ द सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल एंड इट वाज बेस्ड ऑन दीज 5 पॉइंट्स। सो लेट अस समराइज what we have studied, right students? So we talked about Bohr's atomic model, so law of circular orbit, then law of stationary orbit, then law of quantization of angular momentum, law of emission of radiation, and law of absorption of radiation. And the striking point is the concept of stationary orbit, that is electrons while revolving around nucleus do not रेडिएट एनर्जी। कब रेडिएट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी को वो एमिट कर देते हैं। और लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कब है, जब इलेक्ट्रॉन फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल मूव टू हायर एनर्जी लेवल। सो दिस इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब कई सारी बातें छोटी छोटी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको हम और आप समझेंगे। पहला तो बच्चे ये है जिसको अपन रिमार्क कहते हैं, ये अपने को समझना है। द फर्स्ट रिमार्क इज एटम जो है इट इज क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम सिस्टम। एटम इज क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम सिस्टम। क्वांटम सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ, क्लासिकल एंड क्वांटम सिस्टम। तो अपने को पता बच्चे फिजिक्स को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स यानी न्यूटोनियन फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का मतलब इट इज बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्लासिकल फिजिक्स में या तो हम वेव नेचर की बात करेंगे या पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, दोनों एक साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन हम क्वांटम फिजिक्स में अपने को पता है मैटर हैज डुअल नेचर, रेडिएशन हैज डुअल नेचर, सो दिस इज द बेसिक डिस्टिंक्शन। तो क्लासिकल फिजिक्स की अप्रोच में या तो हम पार्टिकल नेचर लेके चलेंगे या वेव नेचर लेके चलेंगे, जबकि क्वांटम फिजिक्स के अप्रोच में हम दोनों नेचर साथ लेके चलते हैं। तो एटम इज अ क्लासिकल सिस्टम एज वेल एज क्वांटम सिस्टम। क्लासिकल कब है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, वो हो गया क्लासिकल सिस्टम। क्वांटम सिस्टम कब है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन then it is a quantum system। तो इसका मतलब ये हुआ जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो वी कैन अप्लाई लॉज ऑफ मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा होगा तो अपने को अप्लाई करना होगा लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बस अपने को बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि एटम का साइज याद रखना बच्चे, आपको मैंने बताया था 10⁻⁻10 ऑर्डर, एंड दिस एटम इज अ क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम सिस्टम। अब एक बात यहां पर देखो, रिमार्क नंबर 2, तो मैं बच्चे यहां लिख रहा हूं रिमार्क नंबर 2। रिमार्क नंबर 2 ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे फोटॉन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ ऑल फोटॉन्स। All photons will not absorb, this is important। इलेक्ट्रॉन जो है सभी फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। Now here is a restriction।
एटम कह लो या इलेक्ट्रॉन कह लो, उन्हीं फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट और किसी भी एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंस के बराबर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। आई रिपीट, ये दोनों रिमार्क बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला रिमार्क क्या है कि एटम जो है इट इज अ क्लासिकल सिस्टम एज वेल एज क्वांटम सिस्टम। क्लासिकल का मतलब जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के तो कैसे बिहेव कर रहा है, क्लासिकल सिस्टम की तरह। और अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉज ऑफ मैकेनिक्स। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, व्हेन इट इज मेकिंग ट्रांजिशन, तो वी कैन अप्लाई लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन सभी फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल उन्हीं फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मेरी स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करें और सुने। इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट और किसी भी एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंस के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ, अपना एटम अगर इसको मैं कंक्लूड करूं तो एटम इज सिलेक्टिव इन एनर्जी एब्जॉर्प्शन। तो इस बात को हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो बात यहां पे लिखी है कि जो एटम है, दिस एटम इज सेलेक्टिव, सभी फोटॉन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एटम इज सेलेक्टिव इन एनर्जी एब्जॉर्प्शन। एंड व्हाट इज द रूल? रूल इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट और किसी भी एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंस के बराबर। राइट स्टूडेंट? और बाकी आपने देखा ही यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, ये एक नई बात थी बोर्स एटॉमिक मॉडल में। रेस्ट ऑल इज सिंपल। सो वी हैव कवर्ड the old atomic models plus this one, the latest atomic model, which is the part of our syllabus. इसको अपने को डिटेल में समझना है। स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेल स्टूडेंट्स, वंस अगेन हेलो टू ऑल ऑफ यू। पहला लेक्चर हमने आपने देखा, वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात चल रही थी एंड हमने आपने मिलके देखा बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन 5 पॉइंट्स एंड फाइनली 2 पॉइंट आपको मैंने बताए थे, एटम इज अ क्वांटम सिस्टम एज वेल एज क्लासिकल सिस्टम। और लास्ट पॉइंट था कि एटम इज वेरी वेरी सेलेक्टिव। एटम उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट और किसी भी एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंस के बराबर होगी। Moving to the next point. So here we are going to talk about properties of atom when electron is in nth orbit. इसमें बच्चे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे पास मैनिपुलेट करने के लिए 2 इक्वेशंस हैं, दैट इज लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट के जेड ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज वन इक्वेशन एंड सेकेंड इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से जब अपन सॉल्व करते हैं, सो 2 इक्वेशन है बच्चे, 2 अननोन है। इफ आई सॉल्व फॉर वेलोसिटी इट इज वी एन, मैं एन लिख रहा हूं, एन का मतलब सबस्क्रिप्ट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। सो वी एन सिंप्लीफाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस इज 2.16 इंटू 10 to the power 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आपकी टिप्स पे होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएंगे। ओके, और यहीं से अपने को Rn मिल जाता है एंड दिस इज कॉल्ड nth बोर रेडियस, बोर्स रेडियस, and this is 0.53 and this is
n square by z 0.53 एंगस्ट्रॉम, n square by z nth बोर रेडियस, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट बोर रेडियस, n की वैल्यू 2 ले लेंगे इट इज कॉल्ड सेकेंड बोर रेडियस एंड सो ऑन। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, उसी को हम लोग बोर रेडियस कह रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन आते हैं जो हमारी आपके टिप्स पर होने चाहिए। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, सो दिस इज वन प्रॉपर्टी, दैट इज वेलोसिटी की बात चली, सेकेंड nth बोर रेडियस की बात चली, थर्ड हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। ओके, नाउ व्हेन वी से एनर्जी, तो अपने को पता है टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर, और अगर हम इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करें तो आप देखेंगे दिस विल बी kze स्क्वायर बाई 2r काइनेटिक एनर्जी। एंड सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक से पता है, दिस इज k k1q2 प्लस अपॉन r, सो दिस विल बी kq यानी ze एंड दिस इज माइनस e अपॉन r, सो दिस बिकम्स माइनस kze स्क्वायर बाई r। सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को अगर हम सम अप करते हैं तो वी गेट टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी विल बी समिंग द टू, वी गेट माइनस kze स्क्वायर बाई 2r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, और r की इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट एक्सप्रेशन फॉर En एनर्जी when electron is revolving in nth orbit, and that's a very famous expression, minus 13.6 z square upon n square electron volt। ये बच्चे हमारी आपके टिप्स पे होना चाहिए। बात चली आज प्रॉपर्टीज ऑफ एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। तो Vn n सबस्क्रिप्ट में है और यहां पर भी n सबस्क्रिप्ट में है, so this means velocity when electron is revolving in nth orbit, radius यानी distance of electron from nucleus when it is revolving in nth orbit, simply we call it Bohr radius। और ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है जो हमारी आपकी टिप्स पर होना चाहिए। ओके, अब कुछ खास बातें हैं जो अपने को समझनी है और जो क्वेश्चंस में पूछी भी जाती हैं। पहली चीज आप यहाँ पे देखें, सो आई कॉल इट रिमार्क 1। ये जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज, आप देखेंगे दिस इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये रिलेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाइंड टू द न्यूक्लियस, तो ये जो नेगेटिव साइन टोटल एनर्जी का है, so this implies electron is bind to the nucleus। इसका मतलब atom is a bound system, that is atom is a bound system। total energy negative है, तो total energy is minus of kinetic energy is equal to half of potential energy। okay, remark number 3, उसको मैं यहां लिख रहा हूं, and it is a graphical variation। तो अगर आप graphical variation देखें, this is your Bohr radius और इधर मैंने energy ले लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 expressions मैं ड्रॉ कर रहा हूं। this is expression for your potential energy, potential energy negative है, and this is expression for kinetic energy। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये रहा। सो दिस इज फॉर टोटल एनर्जी। बच्चे ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात आप देख रहे हैं, इनफाइनाइट सेपरेशन पर टोटल एनर्जी इज
0। आप देखेंगे इनफाइनाइट सेपरेशन पे काइनेटिक एनर्जी इज अप्रोचिंग 0, पोटेंशियल एनर्जी इज अप्रोचिंग 0, टोटल एनर्जी इज अप्रोचिंग 0। टोटल एनर्जी सिस्टम बोले तो एटम, साइज ऑफ एटम इज 10 to the power -10, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम इज एंगस्ट्रॉम। So we see total energy is negative. Negative का मतलब होगा electron is bind to the nucleus. Atom is a bound system. Total energy negative है. Total energy is minus of kinetic energy and it is half of potential energy. ये सारे expression steps पे होने चाहिए. Velocity of electron in nth orbit 2.16 into 10 to the power 6 Z by n meter per second. Nth Bohr radius 0.53 n square by Z angstrom. En -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस ग्राफ पर स्पेशल ध्यान दें, राइट स्टूडेंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज जो हैं अपने को ध्यान रखना और ये अपने टिप्स पर होनी चाहिए, Rn, Vn, En। बाकी अगर कोई और प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएगी तो वो हम वर्कआउट कर लेंगे। सो लेट्स टेक अप फ्यू मोर प्रॉपर्टीज जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनको यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये 3 आपके टिप्स पे होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट। ओके, सो वी रब इट ऑफ। सो आई टेक अप दी रिमार्क नंबर 3। तो बात कर रहे हैं बच्चे यहां पे, आपको एक ये ध्यान रखना है, RHC रेडबर्ग कांस्टेंट, Planck's constant and speed of light. This is 13.6 electron volt. 13.6 electron volt. So this is important. ये अपने को ध्यान रखना है। Okay, so remark number 4. छोटी छोटी बातें उनका ध्यान रखेंगे। यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, for hydrogen atom, yes, for hydrogen atom Z की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड En will be -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स हैं और उनके डिफरेंस हैं बच्चे, वो अपने टिप्स पर होने चाहिए। आप क्वेश्चन ओरली कर पाओगे तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज योर E1 दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर E3 -1.51 electron volt, and this is your E4 -0.85 electron volt. Finally, you know E infinity is 0. तो आप देख रहे हैं बच्चे, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है n की वैल्यू, आप देख रहे हैं दिस इज n इज इक्वल टू 1 and this is n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and of course n infinity। ये वैल्यूज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तो आपको एटॉमिक फिजिक्स में कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इनके जो डिफरेंसेस हैं आप देखें, दिस डिफरेंस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस डिफरेंस अगर आप देखें यहाँ पे 13.6, ये जो डिफरेंसेस हैं दैट इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई एम जस्ट राइटिंग अप्रॉक्सीमेटली 10.2 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर अपन इनके डिफरेंसेस देखें यहाँ पर, तो ये डिफरेंसेस और ये डिफरेंसेस अपन देखें 3.4 माइनस ये रहा, इसको अपन 0.85, तो बच्चे ये देखेंगे जो डिफरेंस अपने को मिलेगा दिस विल बी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो डिफरेंस है यहां पर देखेंगे ये 1.89, ये जो डिफरेंस है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपने को डिफरेंसेस याद रखने हैं। अगर ये डिफरेंसेस याद रहते हैं तो थिंग्स विल बी इजी फॉर अस। सो दिस इज 12.1
10.2. सो दिस इज वी कॉल इट ग्राउंड स्टेट, इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सो दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड सिमिलरली दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यूज अगर अपने को याद रहे तो बच्चे बहुत अच्छा है, एंड थिंग्स विल बी इजी फॉर अस। तो आप देख सकते हैं 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1, 10.2 एंड देन 2.55, दीज आर अप्रॉक्सीमेट डिफरेंसेस। इतना अगर आपको याद रहेगा तो चीजें आपके लिए बहुत आसान रहेंगी, ऑलमोस्ट ओरल रहेंगी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर बात कर रहे हैं अपन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर योर एटॉमिक क्वांटम स्टेट्स। दो एटम के एनर्जी लेवल्स होते हैं, सो दैट इज एनर्जी लेवल्स of atoms are also called atomic quantum states. Atomic quantum states. Atomic quantum states. तो बच्चे ये RHC की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपने देखा फॉर हाइड्रोजन एटम En की वैल्यू यहां पर अपन ने लिखी है। दूसरा जो अपने को समझना है रिमार्क 5 में, फॉर एनी गिवन एक्साइटेशन, फॉर एनी गिवन एक्साइटेशन, कैपिटल एन ले लिया मैंने, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, and this is equal to n minus 1 by 2। ये फॉर्मूला है बच्चे, याद रखना है। n क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, सो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एक्साइटेड state, principal quantum number of excited state, so that's your small n cap for any given। आप जब भी एटम को एक्साइट करेंगे it has to de-excite, तो वो रिजल्टिंग de-excitation में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, वो ये फॉर्मूला है n ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाई 2। से फॉर एग्जाम्पल आपने एटम को एक्साइट किया, मैंने एग्जांपल लिया, सपोज एटम इज एक्साइटेड टू थर्ड एनर्जी लेवल, सो थर्ड एनर्जी लेवल का मतलब ये हो गया ग्राउंड स्टेट 1 2 3, सो इट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो आप देखेंगे कैपिटल एन की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस कैंसल्स आउट, सो 3। तो जब एटम डी एक्साइट होगा देयर विल बी 3 स्पेक्ट्रल लाइंस, और इसको अपन प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। ये अपना ग्राउंड स्टेट 1 2, सो दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3। ये रहा, यहां से एक्साइटेशन हुआ, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये सीधा ट्रांजिट कर जाए डायरेक्टली फ्रॉम 3 to 1, या फिर तो इससे एक फोटॉन मिलेगा, या फिर यहां ट्रांजिट करे 3 to 2, या फिर 2 to 1। सो वी कैन से there are 3 possible transition, so there will be 3 spectral lines। तो ये बेसिक चीजें जो बच्चे कनेक्टेड हैं, और Rn, Vn, En ये अपने को याद रखना है। एक और इंफॉर्मेशन जो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रिमार्क नंबर 6 आई राइट ओवर हियर। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो एनर्जी है En is directly proportional to mass of electron, और ये जो Rn है it is inversely proportional to mass of electron, और ये जो Vn है यानी velocity it is independent। ये important information है, आगे चल के मैं बात करूंगा। तो अपने को n और z तो पता होना ही चाहिए, साथ में how it depends on m, that is mass of electron, so m here refers to mass of electron।
तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से देखेंगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Rn is inversely proportional to mass of electron and Vn is independent of mass of electron. Vn mass of electron पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इसकी बात कब करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगा, इसकी मुझे जरूरत कब पड़ेगी। अगर इतनी सारी बातें हमको आपको याद है, अपने टिप्स पर है, तो बच्चे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपके टिप्स पे होना चाहिए। एंड आगे बढ़ते हुए यहां पर देखेंगे हम चीजों को मैनिपुलेट कैसे करेंगे। कमिंग टू द limitations of Bohr atomic model. So there are many limitations of Bohr atomic model और वो अपने को पता होना चाहिए। मैं एक एक करके ले रहा हूं बोर्ड पे। Limitations of Bohr's atomic model. Okay, so we talk about limitations of Bohr's atomic model. थोड़ा सा बच्चे बोर्ड डर्टी हो रहा है। I hope you will bear with me. Okay, so we talk about limitations of Bohr's atomic model. There were many limitations. पहला, it is applicable to one electron system. It is applicable to one electron system. One electron system, that is hydrogen like atoms. ये जो बोर atomic model था, it was very successful for one electron system. Hydrogen like atoms like He plus, similarly Li plus, one electron system के लिए it was very successful. That is system consisting of one electron revolving around the nucleus. Second, so like it could not explain the concept of stationary orbit. It could not explain the concept of stationary orbit. Stationary orbit का मतलब ये हो गया, it could not explain कि ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, दे डू नॉट ओबे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। व्हाट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? दैट इज चार्ज जब भी एक्सेलरेट होगा, इट विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थर्ड लिमिटेशन थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ quantization of angular momentum. It could not explain quantization of law of angular momentum. बोर से पूछा गया तो he said I don't know. बोर से पूछा गया ऐसा क्यों है, तो ये भी बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया। फोर्थ ये था, it could not explain hyperfine structure of spectral lines. Hyperfine structure of spectral lines. एक्चुअली जो एक लाइन दिख रही थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो क्लोज एग्जामिनेशन पे ये पाया गया जो अपने को एक लाइन दिख रही थी वो एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लाइंस। उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। बोर एटॉमिक मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड फाइनली इट could not explain Stark effect. That is one thing, and similarly the Zeeman effect.
So it could not explain Stark effect and it could not explain Zeeman effect. Stark effect क्या है? Splitting of spectral lines. Spectral lines in electric field. जब आप एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं, तो इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन बोर एटॉमिक मॉडल में नहीं था. सिमिलरली स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग जीमैन इफेक्ट कहते हैं. सो दीज आर बेसिकली दी लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल. बच्चे इन्हें ध्यान से देख लें बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो सकती हैं. क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, या फिर ये हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल. सो दीज आर वेरी पॉपुलर and famous limitation. Bohr atomic model could not explain Stark effect, Zeeman effect. Stark effect बोले तो splitting of spectral lines in electric field. Zeeman effect बोले तो splitting of spectral lines in magnetic field. Hyperfine structure of spectral lines. मैंने कहा ना, जैसे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो ये पाया गया जो अपने को एक लाइन दिख रही थी, इट वॉज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिन लाइन्स. तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. ऑफ कोर्स इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बोर मॉडल में ये बात कही गई है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है. इसकी बोर मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. सिमिलरली स्टेशनरी ऑर्बिट के कंसेप्ट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. बोर ने सिंपली इस बात को स्टेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी. वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. सो दैट ऑर्बिट वर गिवन स्पेशल नेम, उन ऑर्बिट्स को एक खास नाम दिया गया था एंड दैट वाज स्टेशनरी ऑर्बिट. लिमिटेशंस में ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, दिस इज एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट इज हाइड्रोजन लाइक atoms like He plus Li plus plus. So this is in nutshell the Bohr's atomic model. और आपको मैंने अभी सिखाया बच्चे, जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने को टिप्स पे रखनी है. मैंने कहा ना Rn Vn ये सारी प्रॉपर्टीज अपने को टिप्स पे रखनी है. और एक खास बात बताई कि energy is directly proportional to mass of electron and velocity is independent of mass of electron. And similarly आपने देखा radius जो है it is inversely proportional to mass of electron. तो ये आपने देखा बच्चों, और उसी में ये बात कनेक्टेड है एक स्पेशल पॉइंट से जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे. बाकी एटम की कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो. कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा. सपोज आई टेक द फोर्थ प्रॉपर्टी. आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड. अब अपने को पता है टाइम पीरियड की बात करें तो इट इज t is equal to 2 pi r upon v. So Tn will be 2 pi r n upon Vn. तो आप देखोगे जो Tn होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा Rn n square by z and this Vn is z upon n. So we can see this is proportional to n cube upon z square. अब आपको ये याद नहीं रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसको वर्कआउट कर लेंगे, राइट? इसको आप वर्कआउट कर लेंगे. तो ये हो गया टाइम पीरियड. Tn यानी टाइम पीरियड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट. ओके, सो लेट्स टेक अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी एंड इट इज करंट. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करंट. तो बच्चे अपने को लिखना है In. Now In will be equal to charge multiplied by frequency of revolution. So it is EFN.
नाउ दिस Fn विल बी equal to 1 over Tn. So this is the simple relationship. ये अपने को पता है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है इट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट. ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है सो दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अ करंट. करंट का एक्सप्रेशन होगा Q इंटू Fn. अब आप देखो बच्चे In जो होगा जो करंट है इट विल बी इनवर्स या इट विल बी प्रोपोर्शनल टू. अब आप देखो ये Tn है, Tn इज Fn, तो ये उल्टा हो जाएगा दैट इज Z स्क्वायर अपॉन N क्यूब. करंट हो गया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर प्रॉपर्टी आई एम टेकिंग दिस इज से मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है अगेन अभी अभी यहां पर देखा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है इट इज इक्विवेलेंट टू करंट. तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमको आपको पता है दिस इज म्यू नॉट आई ओवर 2r. म्यू नॉट आई ओवर 2r. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. सो आई विल राइट Bn विल बी तो आप देखेंगे इट विल बी म्यू नॉट आई एन ओवर ट्वाइस आर एन. तो अगर अपने को पता हो ये हाउ डिपेंड्स ऑन एन एंड जेड तो वी विल राइट बी एन. आई एन अभी अभी अपन ने देखा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब अपॉन आर एन एन स्क्वायर बाई जेड. ये अपन लिखेंगे आर एन. तो इसको अपन ऊपर लिखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे सो बी एन विल बी जेड क्यूब अपॉन एन टू द पावर 5. ये सब याद नहीं रहेगा बच्चे. कैसे मैं लिख रहा हूं ये आप देखो एग्जाम में जरूरत पड़ेगी तो अपन कुछ सेकंड में वर्कआउट कर पाएंगे. टाइम पीरियड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी एंड सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट सेवेंथ एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड तो इसमें कुछ खास नहीं है ओमेगा. सो ओमेगा एन विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी एन. सो दिस इज योर सिंपल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई एफ एन. सारी बातें बच्चे वही हैं. तो ये आर एन वी एन और ई एन ये आपके टिप्स पे होने चाहिए. बाकी कोई और प्रॉपर्टी होगी एटम की उसको हम वर्कआउट कर लेंगे. अगेन एम वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. सो अपने को वो करना है जो पूछा गया है और जो पूछा जा सकता है उसको भी टच करना है. एंड योर प्राइम फोकस इज नीट 32 years एंड एम्स 26 years. मैं बार बार कह रहा हूं हर लेक्चर में आपको बताऊंगा ये सारे क्वेश्चंस आपके टिप्स पे होने चाहिए. जो एडिशनल चाहिए टू गेट अ गुड रैंक एंड टू स्कोर मच बेटर उसके लिए मैं बोर्ड पे बच्चे सारी चीजें ले रहा हूं. सो वी हैव कवर्ड अप लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट. कैसे वर्कआउट करते हैं आर एन वी एन और ई एन टिप्स पे होना चाहिए. वो हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी डिफरेंसेस हैं वो अपने टिप्स पे होने चाहिए. बच्चे उन्हें याद रखना है. एनर्जी वैल्यूज पहली -13.6, सेकेंड -3.4, थर्ड -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन फोर्थ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइनली ई इंफिनिटी 0. तो पहला डिफरेंस है 10.2, दूसरा डिफरेंस है 12.1. देन वो डिफरेंस इज 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वो सारी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए. आर एच सी इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. किसी भी गिवन एक्साइटेशन में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट इज n-1 upon 2. सो मूविंग फर्दर एंड टेकिंग फ्यू मोर पॉइंट्स जो जिस पे आपका ध्यान जाना बच्चे जरूरी है. सो आई टेक अप दैट. बात कर रहे हैं बच्चे एटॉमिक एक्साइटेशन की. एटॉमिक एक्साइटेशन. एटॉमिक एक्साइटेशन एटम को दो तरीके से एक्साइट करते हैं. सो वन इज योर फोटोन एब्जॉर्प्शन. फोटोन एब्जॉर्प्शन, this is one.
और सेकंड है बाय कोलिजन। तो बाय कोलिजन पे मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहूंगा। ये एक्सपेक्टेड एरिया है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाय फोटोन एब्जॉर्प्शन सदियों से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। अपने को भी पता है कि एटम उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट और किसी भी एक्साइटेड स्टेट्स के डिफरेंस के बराबर होंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें यहां पर फोटोन एब्जॉर्प्शन बहुत पुरानी कहानी है और यहां अपने को पता है एटम सेलेक्टिव है। एटम सभी एनर्जी के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे अभी अपन हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में किस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा? 10.2, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच की वैल्यूज का फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, बाय कोलिजन। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अपन समझेंगे बाय कोलिजन। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझेंगे, इफ एटम इज एक्साइटेड बाय कोलिजन इट मस्ट बी इन इलास्टिक कोलिजन। इट मस्ट बी इन इलास्टिक कोलिजन। अगर एटम कोलिजन से एक्साइट हुआ है इट मस्ट बी इन इलास्टिक कोलिजन। क्यों बच्चे? बहुत आसान है, क्योंकि देयर मस्ट बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। एटम एक्साइट हो रहा है तो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहां से आएगी? सो देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ एनर्जी। इसीलिए रटना नहीं, बहुत सिंपल है। एटम एक्साइट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो एनर्जी कंजर्व होगी, एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ, तो फिर एटम का एक्साइटेशन कैसे होगा? सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल पॉइंट बेस्ड ऑन फंडामेंटल। सो इफ एटम इज एक्साइटेड बाय कोलिजन इट मस्ट बी इन इलास्टिक कोलिजन। सेकंड पॉइंट, इफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी as permitted by conservation of linear momentum is less than minimum excitation energy, then collision is इलास्टिक। दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एज परमिटेड बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अपन हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम में एनर्जी जो अवेलेबल है 10.1 से कम है, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी, तो हाइड्रोजन लेने से मना कर देगा, एक्साइट ही नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई तो कोलिजन क्या हो जाएगा? नो लॉस ऑफ एनर्जी। कोलिजन क्या हो जाएगा? इलास्टिक। रिमेंबर स्टूडेंट, अब जैसे मान लिया ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है और यहां पर ये जो फोटोन है इसकी जो एनर्जी है वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये हाइड्रोजन एटम है। रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अब आप मुझे बताओ मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है? मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बच्चे कम हो गई ना यहां पर, तो फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। फोटोन विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब ये हुआ जो कोलिजन होगा वो हो जाएगा, यहां पर फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा एनर्जी। दैट इज, अपन ये नहीं कहेंगे कोलिजन नहीं कहेंगे, फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, हाइड्रोजन एटम मना कर देगा। ठीक है। अब अगर दो एटम का कोलिजन हो रहा है उसमें एनर्जी का जो लॉस है, अब एनर्जी का लॉस कुछ भी नहीं होगा। अपने को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का भी ध्यान रखना है। सभी कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। सभी कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है बच्चे। तो एक एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए, और ये बड़ी प्यारी बात है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लें, दिया हुआ है आपको। तो एटम दो तरीके से एक्साइट होते हैं। सो एक जो एक्साइटेशन का तरीका है बाय फोटोन एब्जॉर्प्शन, दूसरा तरीका जो है इट इज बाय कोलिजन,
और कोलिजन में जब भी एटम एक्साइट होगा इट विल बी इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये है बच्चे सारी कहानी, बिल्कुल आराम से आई एम कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स। तो आप अगर ध्यान से मुझे देखते हैं तो यू विल हैव अ वेरी गुड रिवीजन। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तो जिससे आपको ये पूरा पॉइंट ठीक से समझ में आ जाएगा। मान लिया मेरे पास ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम रेस्ट पर है और इसकी तरफ एक हाइड्रोजन एटम फेंक दिया गया, कुछ अपन ने एनर्जी दे दी, कुछ वेलोसिटी दे दी v0। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच हाइड्रोजन एटम must be projected so that one of the hydrogen atom is capable of emitting photon. One of the hydrogen atom is capable of emitting photon। बच्चे प्यार से देखें इस क्वेश्चन को, वो लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम रेस्ट पर और दूसरा हाइड्रोजन एटम उसकी तरफ फेंका गया। क्वेश्चन ये है उसको हम कितनी एनर्जी दें। फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कैपेबल ऑफ एमिटिंग फोटोन। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन यहां पे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, चूंकि मिनिमम निकालना है तो हम कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक ले लेंगे। तो ये हो जाएगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ये हो जाएगा M इंटू V0। कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक। क्यों लिया कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक? क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है, तो इसलिए दोनों एक साथ सेम स्पीड से चलेंगे। तो यहां पर मेरे पास V की वैल्यू आ गई V0/2। राइट, तो अगर मैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखूं तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां पर देखें तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आपको पता होना चाहिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। तो बच्चे अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा हाफ mv0² माइनस हाफ mv0/2² इंटू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 1/2 हाफ mv0²। तो अपन देखें कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, 50% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही बात मैं आपसे कह रहा था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह रहा है कि यहां पर 50% से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। 50% से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। मिनिमम लॉस कितना होना चाहिए? 10.1, तभी आपका हाइड्रोजन एटम एक्साइट होगा। तो वो जो प्रोजेक्टेड हाइड्रोजन एटम है, सो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ऑफ प्रोजेक्टेड हाइड्रोजन एटम डबल हो जाएगी, यानी 10.1 इंटू 2, दिस इज 20.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चे ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी या फिर मिनिमम वेलोसिटी पूछी जाएगी। तो अगर एक बार मुझे मिनिमम एनर्जी मिल गई तो हाफ mv0², ये अपन लिख देंगे 20.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से मुझे v0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो या तो आपसे मिनिमम स्पीड पूछी जाएगी कि हाइड्रोजन एटम को किस मिनिमम स्पीड से हम फेंकें, या फिर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी। क्वेश्चन को प्यार से देख लो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी और ये दिया हुआ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कैपेबल ऑफ एमिटिंग फोटोन। तो इसका मतलब फोटोन तो तभी एमिट होगा जब एक्साइट होगा। तो ये समझ में आ रहा है यहां पे एक्साइटेशन हो रहा है, और एक्साइटेशन के लिए एनर्जी का लॉस होना जरूरी है। एनर्जी का लॉस होता है इनइलास्टिक कोलिजन में। मिनिमम पूछा गया इसीलिए कोलिजन मैंने क्या ले लिया, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये इनिशियल मोमेंटम, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, v की वैल्यू आ गई। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितना आ गया,
50%, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50%, यानी इस सिचुएशन में 50% से ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता है, राइट। तो आप देखें यहां पर मिनिमम एनर्जी हो गई 20.2। अगर मैंने इस हाइड्रोजन एटम को 20.2 से कम एनर्जी दी तो कोलिजन इलास्टिक होगा। सो दैट्स द रिमार्क, यही बात मैं कह रहा था, उसको समझें, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप यहां कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। इफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिनिमम कितना बच्चे 20, तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो दी कोलिजन विल बी इलास्टिक, collision will be elastic, right student? So moving further, going ahead and talking about some more points, and it is hydrogen spectrum. So I must talk about it, hydrogen spectrum. केमिस्ट्री में भी आपने डिटेल में पढ़ा है, सो देयर इज नथिंग मच। एक दो पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ सो दैट यू रिमेंबर एंड गड़बड़ नहीं करें। ओके, सो वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके, ध्यान ये देना बच्चे, स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं। सो वन इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देयर आर डार्क लाइंस। और हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज ओनली। बच्चे ध्यान दें, हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा उसमें डार्क लाइंस होंगे एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ लाइमन सीरीज ओनली। दूसरा जो होता है दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, आपने हाइड्रोजन एटम को एक्साइट किया, डी एक्साइट हो रहा है, तो जब वो डी एक्साइट होगा, एनर्जी एमिट करेगा, तो उसमें वी गेट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइट लाइंस। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में देयर आर ब्राइट लाइंस एंड देन वी हैव वेरियस सीरीज which we know it very well. So you know it, so you know all the name, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund and all those series, right student? So यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो सीरीज है आपकी, that is Lyman, then Balmer, then Brackett, then Pfund, Paschen, Humphrey. So these are name आप अच्छे से जानते हैं बच्चे, Humphrey, Lyman. So this is in ultraviolet region and this is in visible region. ये important है, ये आपको पता भी है, and all these series are in infrared region. यहां पर क्या होगा, अगर मैं एक्सप्रेशन देखता हूं, so we know this is E2 minus E1 is equal to HF HC by lambda. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट 1 by lambda and that is RZ square. So this is 1 over N1 square minus 1 over N2 square. That is the general expression. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, सो R is Z, Rydberg constant, Z is atomic number, हाइड्रोजन के केस में it will be 1. So in case of Lyman series, so N1 is fixed and it is 1 and N2 can be anything, 2, 3, 4, 5 and so on. So here it is N1 is equal to 2, here N1 is equal to 3 and then we have N1 is equal to 4, N1 is equal to 5, N1 is equal to 6. देन N2 यहां पर क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यूज हो जाएंगी 3, 4 एंड सो ऑन.
Similarly यहाँ पे N2 की वैल्यू हो जाएंगी 4, 5 and so on. Similarly here N2 will be 5, 6 and so on. And here N2 will be 6, 7 and so on. And here N2 will be 7, 8 and so on. तो ये सब नोमेनक्लेचर पार्ट है, आपके लिए ध्यान ये देना है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ओनली लैमन सीरीज। एमिशन स्पेक्ट्रम में ये सारी लाइनें होती हैं जो आपको पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बामर एंड बामर लाइज इन विजिबल रीजन। और ये जो पहला मेंबर होता है और लास्ट मेंबर, सो लास्ट मेंबर ऑफ एनी सीरीज, लास्ट मेंबर of any series is called limiting member. Last member of any series is called limiting member. तो ये जस्ट लैंग्वेज पार्ट है बच्चे, बी क्लियर। और आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे देखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सो लैम्डा इज एच सी अपॉन डेल्टा E. So this is the basic relationship. Okay, अब आप देखेंगे जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा वेवलेंथ कम होगी, तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी सीरीज में फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी, लिमिटिंग मेंबर की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। लास्ट मेंबर को लिमिटिंग मेंबर बोलेंगे और उसकी वेवलेंथ क्या होगी? इट विल बी शॉर्टेस्ट। फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। और साथ में अपने को ये भी पता है जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं एनर्जी लेवल्स, एटम के एनर्जी लेवल्स को एटॉमिक क्वांटम स्टेट्स बोलते हैं, दे कम क्लोजर। तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर। तो ये कुछ बातें थी जिनको मैंने बोर्ड पे ले लिया, प्लीज डू रिमेंबर। सो दिस इज द ओनली सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। बाकी सीरीज आप देख रहे हैं इंफ्रारेड रीजन में, बामर इज इन विजिबल रीजन। दिस अगेन आई स्ट्रेस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विल कंसिस्ट ऑफ ओनली लाइमन सीरीज। और एमिशन स्पेक्ट्रम में ये लाइंस होती हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में देयर विल बी ब्राइट लाइंस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देयर विल बी डार्क लाइंस। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन 1 by lambda is equal to rz square 1 over n1 square minus 1 over n2 square. Electron is making transition from E2 to E1. So this is emitting radiation. तो ये सिचुएशन है बच्चे। लास्ट मेंबर ऑफ एनी सीरीज इज कॉल्ड लिमिटिंग मेंबर। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मैं यहाँ पे बोर्ड पे ले रहा हूं, उसको प्यार से और आराम से देखें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है एंड मुझे पूरी उम्मीद है रिपीट होगा मैनी टाइम्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें एंड देन थोड़ी सी बात अपन करेंगे न्यूक्लियस मोशन की। और इस तरीके से लेक्चर 2 ऑफ डे 2 विल बी ओवर। बात कर रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि अपना जो रेफरेंस होता है, कुछ नहीं देते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेफरेंस कहां मानते हैं? इंफिनिटी पे। क्वेश्चन ये है, इफ रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ग्राउंड स्टेट, then the value of energy for ground state will be। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। रेफरेंस देखो बच्चे, अब पहला तो ये देखो पुराना E1, दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज ओल्ड। ओल्ड का मतलब हो गया रेफरेंस इंफिनिटी। रेफरेंस कहां पर है?
इन्फिनिटी पे, राइट। और बच्चे अपने को एक रिलेशन पता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये बात अपने को पता है। तो ये जो 13.6 है, अगर मैं इसका ब्रेकअप देखूं तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी तो 13.6, काइनेटिक एनर्जी विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डबल, दैट इज माइनस, अगर आप देखें तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे ध्यान से देखें आप इसे, माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब अपना नया रेफरेंस आ गया, नया रेफरेंस में E1 ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रेफरेंस पॉइंट इज ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ये जीरो हो गया, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होता E2 पूछा गया होता, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ब्रेकअप हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसका डबल, दैट इज माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखो यहां पर क्या करेंगे, जो टोटल एनर्जी है जीरो करने के लिए मैंने कितना ऐड किया, माइनस 27.2, तो यहां पर क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस 3.4 माइनस दैट इज प्लस माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी वैल्यू, कब, इफ रेफरेंस इज ग्राउंड स्टेट। अगर रेफरेंस इंफिनिटी है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी वैल्यू माइनस 3.4, आप कितनी होगी, ये रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, कुछ नहीं करना है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना है तो इतना अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो इतना अपन ऐड करेंगे, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक बच्चे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब ये प्लस हो जाएगा, जीरो करना है ना इसको, तो जीरो करने के लिए इसमें प्लस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो ये जीरो होगा। तो ये काम अपने को सभी एनर्जी लेवल्स में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस चीज का ध्यान दें। इफ रेफरेंस लेवल, अगर मैं यहां पे चेंज करूं क्वेश्चन, इफ रेफरेंस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इफ रेफरेंस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे हर जगह कितना ऐड करना पड़ेगा, 6.8। सो इफ रेफरेंस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, if reference is first excited state, then add 6.8 electron volt in all energy levels. Add 6.8 electron volts in all energy levels if reference is first excited state. And if reference is ground state, तो अपने क्या करना है, add 27.2 electron volt in all energy levels. This is very very important question for you. In fact, I'll call it कि ये इस बार आ सकता है, कुछ ऐसा ही लॉजिक समझना। नॉर्मल कुछ नहीं दिया होता है बच्चे तो रेफरेंस कहाँ होता है, द रेफरेंस इज एट इंफिनिटी, कुछ नहीं दिया हो तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्वेश्चन क्या है, इफ रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ग्राउंड स्टेट देन द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट विल बी, तो ये तो अपनी नॉर्मल वैल्यूज है, माइनस 13.6 माइनस 3.4। फिर मैंने ब्रेकअप देख लिया, और ये ब्रेकअप मैंने कैसे निकाला है, ये ब्रेकअप मैंने इस फॉर्मूले से निकाला है, ये रहा फॉर्मूला, अपने को पता है, क्या पता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी,
अब अपने क्या करना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेना, यही कहा गया, रेफरेंस क्या है, ग्राउंड स्टेट, इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए इतना ही तो ऐड करना पड़ेगा। तो अब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, E2 कितना हो जाएगा, उसमें भी 27 पॉइंट ऐड कर देंगे, सब में 27.2 ऐड कर देंगे। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि इफ रेफरेंस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन ऐड 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ऑल एनर्जी लेवल्स, देन ऐड 6.8, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अब मुझे इसे जीरो करना है, तो इसे जीरो करने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 6.8, तो ये काम अपने को सभी एनर्जी लेवल्स में करना पड़ेगा। सो बच्चे, दिस इज इन नटशेल द एंटायर थ्योरी ऑफ एटम्स, एटॉमिक मॉडल्स। मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं और कुछ खास पॉइंट्स मैंने लिए हैं। एटॉमिक एक्साइटेशन बाय कोलिजन, उस चीज़ का ध्यान दें बच्चे। और ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं इनको आप ध्यान से देखें। नीट 32 ईयर्स एंड एम्स 26 ईयर्स, एक एक क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए। ये जो मॉडर्न फिजिक्स पार्ट है ये नीट और एम्स में फॉर्मूला बेस्ड आता है, टू द पॉइंट्स आता है। तो अगर आपने मुझे ध्यान से सुना, नीट 32 ईयर्स और एम्स 26 ईयर्स, आपको बच्चे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ वी आर जस्ट कंप्लीटिंग एटम्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट एंड विल बी स्टार्टिंग विद न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस इज इन नटशेल। चीजों को बार बार पढ़ें, लेक्चर को रिवाइज करें, कोई पॉइंट नहीं समझ में आए रिवाइंड द होल लेक्चर, बट समझना जरूरी है एंड टेक इट वेरी वेरी सिंसियरली। चीजें बच्चे आसान है, मुश्किल नहीं है, मुझे पूरा भरोसा, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। जस्ट ये जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया और आपसे गलत हुआ तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज, आई एम वेरी वेरी फोकस्ड एंड मैं यही चाहता हूं कि आपके अंदर भी उतनी ही फोकसिंग हो। राइट स्टूडेंट, सो इनफ फॉर द डे, कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। See you in the next lecture.